जनरल कास्ट से आता है वो अपनी जाति छिपाने में, मतलब वो कभी उसको जाति छिपानी नहीं पड़ती है। लेकिन जो भाई SC/ST एक्ट से आता है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो कभी जाति की बात करते ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और हम कभी अनकंफर्टेबल नहीं होते। हम बड़े बड़े खुले तौर पे अपना कास्ट जो सरनेम हमारा वो लगाते हैं। अंबानी के बच्चे नहीं पढ़ने आते शिक्षण संस्थानों लेकिन में। एक जाति का दम तो है। नहीं, जाति का दम देखिए है ना? नहीं, ऐसा कोई जाति का दम नहीं है। इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है भाई शोषण किस प्रकार का, किस तरह का शोषण। एक पूरी गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि भाई शोषण के वर्ग में ये चीजें आएंगी, इस प्रकार का शोषण होगा तो इसमें वैलिड होगा। बेचारे देखो, उनके साथ तो गलत तो हुआ ही ना। अगर ये बिल आया है, मैं OBC समाज को एक बार दूर रख लेते हैं, SC/ST के साथ गलत तो हुआ ही है ना। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। UGC बिल 2026 जो 13 जनवरी को इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद लगातार पूरे देश में अलग अलग स्थानों से प्रोटेस्ट हो रहा है, और प्रोटेस्ट के कई कारण हैं। आज उसी गर्मा गर्म मुद्दे को डिस्कस करने के लिए हमारे विशेष मेहमान है दीपक धनखड़, ASAP स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा के से आप संबंध रखते हैं और स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाते आप आए हैं। लगातार आप चर्चाओं में बने रहते हैं, सुर्खियों में आते हैं, चाहे वो गर्ल्स का मामला हो, चाहे वो आम स्टूडेंट्स का मामला हो। MD यूनिवर्सिटी में हमने आपको प्रोटेस्ट करते हुए, मेमोरेंडम देते हुए, स्टूडेंट्स के इश्यूज से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हुए हमने लगातार कई सालों से आपको देख रहे हैं। आज UGC बिल 2026 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दीपक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस अवसर पर हमें बुलाया और इस पे चर्चा करने के लिए हमें योग्य समझा। अच्छा दीपक भाई, UGC बिल 2026 अभी 13 जनवरी को कितनी कड़ाके की सर्दी है, लेकिन गर्मी पूरे देश में एक तरह से आग सी लगी हुई है, इन ए फिगरेटिव सेंस में मैं कहूँ। और प्रोटेस्ट करने वालों के काफ़ी सारी एप्रीहेंशंस हैं, कंसर्न्स हैं एज ए स्टूडेंट लीडर, क्योंकि आप जब स्टूडेंट लीडर हो, लोग स्टूडेंट्स के बीच में रहते, तो हर जाति के लड़के लड़कियां, हर जाति के, मुझे लगता है कि बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जिनका आपको शायद जाति भी ना पता हो, लेकिन बस स्टूडेंट है, दोस्त है, उनके मुद्दे उठाने ये आप करते आए हो। तो इस बिल के बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो यह बिल लाया क्यों गया, इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस बिल में ऐसा क्या है कि जिसका विरोध हो रहा है और क्या इसमें ठीक चीज़ें हैं, उस पर चर्चा करते हुए सबसे पहले तो जो इक्विटी वर्ड ही यूज़ कर दिया। इक्विटी का मतलब यही रहेगा कि एक इक्वलिटी अलग चीज़ हो जाती है, इक्विटी अलग चीज़ हो जाती है। इक्विटी का मतलब है कि एक दीवार के सामने 3 लोग खड़े हैं, एक की हाइट 5 फुट है, एक की 6 फुट है, एक की 7 फुट है। अब इक्वलिटी तो ये होगी सबको 1-1 फुट का स्टूल या बेंच दीवार के पार देखने के लिए दिया जाए। लेकिन इक्विटी में ये है कि जिसकी सबसे कम हाइट है उसको बड़ा स्टूल दिया जाए, जिसकी मध्यम है उसको थोड़ा कम, और जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है उसको सबसे छोटा स्टूल दिया जाए। तो जो इक्विटी ये यूज़ किया गया है, जो शब्द है, इसी के कारण ही सबसे बड़ा जो विषय निकल कर आया है। क्या किया है गवर्नमेंट ने कि सबसे बड़ा एक चर्चा में पूरे देश में मुद्दा रहा था रोहित वेमुला का। तो जब वह इंसिडेंट्स हुआ, उसने अपने जातिगत जो उसके साथ भेदभाव हुआ, प्रताड़ना हुई उसके साथ, वो इस स्थिति में मानसिक तौर पर पहुंच गया था कि उसने अपनी आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। और जब ये पूरे देश में मामला हुआ तो पूरा देश एक झंझोर गया था कि भाई आज के युग में भी इतने संघर्ष करने के बाद भी, क्रांतिकारियों ने हमें आज़ादी दिलाने के बाद भी, जब हमें मौलिक अधिकार स्वतंत्रता मिल गई है, उसके बाद भी ऐसा हमारे देश में शोषण होता है, तो इसका समाधान कैसे किया जाए। उनके मदर कोर्ट में गई कि पूरे देश में ऐसे शिक्षण संस्थानों में कोई रूल लेकर आना चाहिए जहाँ पर दबे कुचले लोगों का संरक्षण हो सके। अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए, और समाज में ऐसी घटनाएं देखने को आमतौर पर मिलती भी है। लेकिन हम इन घटनाओं को देखते हुए किसी एक वर्ग को एक कटघरे में खड़ा कर ये मान ले कि नहीं यही वर्ग करता है, वो उचित नहीं है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ, अगर कोई नाबालिग के साथ कोई दुष्कर्म कर देता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, तो वो पूरा वर्ग दूषित नहीं होता। वो एक मानसिकता वाला लोग, वो किसी वर्ग से संबंधित नहीं रखता, वो एक मानसिकता है। उस मानसिकता के खिलाफ आपको बिल लेकर आना चाहिए, न कि केवल एक वर्ग के लिए। इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आया है, एक कमेटी गठित की गई है, जिस
कमेटी में सबसे पहले जो इस कमेटी में लोग लिए गए हैं, ये धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर और दिव्यांग लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इस बिल में इन्हीं लोगों की कमेटी गठित की जाएगी। इसमें जनरल कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। जब जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के खिलाफ जो भी मैंने अभी नाम गिनाए हैं, ये कोई आरोप लगाते हैं कि इसने हमारे साथ कोई प्रताड़ना की है, हमारा शोषण किया है या हमें सामाजिक तौर पर गिराने की कोशिश की है, तो इनके खिलाफ जब आरोप लगेंगे तो इनका संरक्षण करने के लिए भी, क्योंकि वो वर्ग तो यही मानेगा कि भी हमारा ऊपर सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं है, कोई ऐसा बैठा व्यक्ति नहीं जो हमारी बात सुन पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें ये है कि इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अगर आपने मेरे पे आरोप लगा दिया कि मैंने आपके साथ कोई अभद्रता की है या कोई जाति सूचक शब्द किया है या कोई भी XYZ आपके साथ शोषण किया है, तो आप अपनी गोपनीयता रखते हुए कमेटी को मेरे खिलाफ शिकायत दे सकते हैं। अब मेरे खिलाफ शिकायत भी चली गई, कमेटी ने मुझे बुला भी लिया कि आपने ऐसा ऐसा किसी व्यक्ति के साथ किया। मेरे को मालूम भी नहीं है कि भाई किसके साथ मैंने किया है। मेरे को यूनिवर्सिटी से D बार भी कर दिया है, बैन भी कर दिया है, निकाल भी दिया है। तो मेरा तो करियर खत्म हो गया ना। तो मेरे को जब पता ही नहीं कि किस विषय में मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई है, मैं एक्शन ही नहीं ले सकता। दूसरा, बिना किसी सबूत के, क्योंकि प्रथम दृष्टि में अगर हम देखें कानूनी तौर पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी ये बात कहा था जब कानून उन्होंने लागू किया और संसद में जब उस कानून को रखा, तो उन्होंने कहा था कि चाहे कितना भी अच्छा कानून हो, अगर उसको उपयोग में लाने वाले लोगों की नीयत खराब होगी, लागू करने वाले लोगों की नीयत खराब होगी, तो वो कानून हमेशा के तौर पर ही सबसे खराब कानून माना जाएगा। और चाहे कितना भी खराब कानून हो, उसको लागू करने वाले और उपयोग करने वालों की नीयत ठीक होगी तो वो कानून भी अच्छा होगा। तो इस संदर्भ में हमारा ये मानना है कि आवश्यकता है आज के युग में, आज के दौर में ऐसी घटनाएं आती हैं। हालांकि काफ़ी इनमें कमी आई है, लेकिन इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए होना चाहिए ऐसा। लेकिन एक कैटेगरी को आप पर्टिकुलर उसको चिन्हित करके कि भाई ये ही वर्ग करता है, तो ये काफ़ी दुखद विषय है। दीपक भाई, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 ये पूरा नाम है इसका, जिसको हम नया UGC बिल 2026 कह रहे हैं। आज इसमें 2-3 बातें हैं। रौनक खत्री सब नाम जानते हैं, पहले डूसू के प्रधान रहे हैं। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है कि मुझे कहीं किसी सिलेक्शन के लिए मुझ पर दबाव बनाया गया किसी के द्वारा, और ये कहा गया अगर नहीं करोगे तो तुम्हें SC/ST एक्ट में फंसा देंगे। यानी कि जो अभी आपने फ्लैग किया इशू कि इसका मिसयूज हो सकता है। और SC/ST एक्ट जो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्ट है, और ये उन भाइयों के लिए जो उस पर्टिकुलर कास्ट से संबंध रखते हैं कि उनके साथ अगर कोई भी हैरेसमेंट होता है, कोई भी उनका ऑपरेशन होता है, तो वो एक टूल है और होना भी चाहिए। लेकिन इसके मिसयूज़ के भी, क्योंकि मैं भी जनरल कास्ट से हूँ, आप भी जनरल कास्ट से हैं, तो रूटीन में एक चर्चा और एक फियर तो रहता है कि भाई कुछ हो ना जाए, इसलिए थोड़ा संभल के। तो उस एक्ट का एक फ़ायदा भी है और उसका मिसयूज़ भी हमने बहुत सारे केसेस सुने होंगे। आप लगातार कई सालों से स्टूडेंट्स की आवाज़ उठा रहे हैं। इस SC/ST एक्ट के बारे में बताइए कि आपका वैसे विचार क्या इसका मिसयूज़ होता है? फिर UGC बिल पे आएंगे। देखिए, अभी हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 की NCRB की रिपोर्ट, अगर आप उनके आंकड़े देखेंगे, SC के अगेंस्ट जितने भी पूरे देश में मुकदमे, लगभग 57,000 कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं। ST के लगभग उससे कम ही मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो उसमें से प्रथम दृष्टि में अगर देखें, जब जैसे ही केस जाता है, कोर्ट में जाता है, तो लगभग 10 से 12% तो स्टार्टिंग में ही झूठे केस निकल जाते हैं, फॉल्स केस निकल जाते हैं। 10-12% फॉल्स केस निकलने के बाद अब रिजल्ट देखो आप, अगर 100 केस डले हैं तो उसमें से रिजल्ट जब सजा होती है, दोषी पाए जाते हैं, तो वो 32 से 35%, ये NCRB की रिपोर्ट है, ये मेरा कोई आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। तो SC/ST एक्ट के तहत जो मुकदमे 100 मुकदमे में से 32 से 35% सही माने जाते हैं और बाकी सारे झूठे माने जाते हैं। तो एक दुरुपयोग ही है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिसेंट, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, केस आया था। 3 साल तक एक व्यक्ति ने SC/ST एक्ट के तहत उसने सजा भुगती, जेल में रहा। लेकिन जब डिसीजन आया, जब पूरा तथ्यों से कोर्ट गुजरा, जब पता लगा कि ये झूठा मुकदमा लगाया गया, तो जिस महिला ने उस पे SC/ST एक्ट लगाया था, उसी महिला को कोर्ट ने 3 साल के लिए सजा दी थी। तो इसका दुरुपयोग, वही बात मैंने बाबा साहब की बात कहा था कि उपयोग, देखो मानसिकता तो ठीक थी बिल की कि भाई
लोगों को संरक्षण मिले, लेकिन इसका दुरुपयोग करने वाले ज़्यादा लोग मिलते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय, इसमें एक उपाय जो अभी विश्वविद्यालयों में जो एक खाई बना दी गई है एक भाईचारे में, आपने स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी बात कहा था कि हमारे पास कोई भी विद्यार्थी आ जाता है, हम उससे सबसे पहले ये नहीं पूछते भाई आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, हमें बस मुद्दा पता है कि भाई आपके साथ शोषण हुआ है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक पर्टिकुलर जाति को आप ये मान लो कि भाई यही लोग शोषण करते हैं। विश्वविद्यालयों में प्रोक्टोरल बोर्ड क्या रहता है? प्रोक्टोरल बोर्ड का भी यही काम रहता है कि कोई किसी विद्यार्थी के साथ या किसी शिक्षक के साथ या कोई ऐसा शिक्षक विद्यार्थी के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो वो प्रोक्टोरल बोर्ड में उसका समाधान भी होता है, कार्रवाई भी होती है। लेकिन जो ये बिल लाया गया है, एक ये खाई बना दी गई है विद्यार्थियों में, और इसका आने वाले समय में इतना दुरुपयोग की संभावना रहेगी। मैं नॉर्मली तौर पर कह देता हूँ कि विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में हर दिन किसी न किसी विद्यार्थी का आपसी झगड़ा रहता है, किसी न किसी छोटी बातों पर, विवाद पर, पैसे की लेन देन पर, लड़कियों के मुद्दे पर लेकर। अब उनका आपसी झगड़ा, हमें तो नहीं पता कि भाई आपकी कास्ट क्या है क्या नहीं है। हम प्राइमरी फेसी फर्स्ट टाइम मिले हैं, हमारा आपसी झगड़ा हो गया, मेरे को बाद में पता लग गया भाई आप तो जनरल कैटेगरी से हो, मैं एससी पे हूँ। मैं जाकर अपना शिकायत दे देता हूँ कमेटी में कि भाई इसने तो मेरे साथ शोषण किया क्योंकि मैं दलित वर्ग से या पिछड़े वर्ग से हूँ या दिव्यांग हूँ या महिला हूँ, कुछ भी ऐसा करके, तो आपका तो फ्यूचर मैंने ख़राब कर दिया, आप तो पढ़ाई के लायक ही नहीं रहे। तो छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे झगड़ों पर इसका इतना बड़ा मिसयूज़ होने वाला है कि एक आम विद्यार्थी जिसका कोई सुनने वाला ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, उसको ये भी नहीं पता कि भाई केस किसने लगाया है, उसमें सबूत क्या है। प्राइमा फेसी तो यही होना चाहिए कि भाई अगर किसी के पर कोई आरोप लगता है तो वो प्रथम दृष्टि में ये दिखना चाहिए कि आरोप लगा है या नहीं लगा है, इसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें ऐसा है ही नहीं। इसमें ये है कि भाई आपने आरोप लगा दिया तो आरोप मान लिया जाएगा उसी क्षण से कि भाई आपने ये किया है, ये घटना की है। तो उस पे सजा के लिए फिर कमेटी देखेगी कि भाई 15 दिन में रिपोर्ट हायर अथॉरिटी को सबमिट करेगी कि भाई इन लोगों ने इसके साथ ये घटना की है। लेकिन हमारे लिए क्या रहेगा, एक जनरल कैटेगरी के लिए क्या रहेगा? अब इसमें एक और ड्रॉबैक ये भी है, अब ओबीसी कैटेगरी इसमें ली गई है। अब हरियाणा में तो अगर मैं देखूं जाट समाज जनरल कैटेगरी में आता है, दिल्ली में ओबीसी है, राजस्थान में, यूपी में है। अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हरियाणा से दाखिला ले लेता हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर भी कोई जाट समाज का मेरा साथी है या कोई भी है, उसके साथ मेरा कोई आपसी विवाद हो जाता है तो वो मेरे पर केस लगा सकता है इस एक्ट के तहत कि भाई इसने मेरा शोषण किया। हम दोनों जाट हैं, लेकिन दिल्ली वाला कैसे कमेटी नहीं, तो सेंट्रल एक्ट के हिसाब से काम, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल एक्ट के हिसाब से काम करेगी ना, स्टेट के एक्ट के नहीं, स्टेट के एक्ट के और भी एमडीयू में कह सकते हैं। एमडीयू में ये मानिए कि जो मेजर जो जमीन है वो जाटों के पास है, और अगर साउथ में जाए तो अहिरों के पास है। तो आपने जो मेजर शब्द यूज किया वो इसमें डिफाइन नहीं है। अब मैं मेजर के तौर पर कह दूं, इसमें अभी कुछ शिक्षण संस्थान है, जैसे सैनिक शिक्षण संस्थान है, कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान है जो एक सामुदायिक या एक समाज चलाता है। वहाँ जनरल कैटेगरी के मुश्किल से 5-10% विद्यार्थी रहते हैं, बाकी उसी समाज के विद्यार्थी रहते हैं। तो अब उस शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले वो 5-7-10% जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी उन 90% विद्यार्थियों के साथ कैसे शोषण कर सकते हैं? लेकिन आप ये क्यों मान के चल रहे हो कि इसका मिसयूज होगा? 2-3 बातें हैं। देखो, आपकी जो अप्रीहेंशन है ना, वो एक जो पॉइंट मुझे भी लगा वो ये लगा कि किसी ने कंप्लेंट की और वो कंप्लेंट झूठी पाई गई, तो उसके बाद उसके ऊपर कोई फाइन का, कोई पेनल्टी का कोई प्रावधान नहीं है। ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब तो कोई भी किसी का झूठ बोल करके, झूठी कंप्लेंट देके करियर ख़राब कर दे और वो झूठ पकड़ा भी जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये एक पॉइंट है जो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर मैं जैसे देख रहा हूँ, और ये बड़ा वैलिड और जेन्युइन लग रहा है। अगर कोई किसी के साथ, देखो, स्टूडेंट लाइफ में बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं बच्चों के पास। माँ बाप गांव से मुश्किल से बच्चों को समय निकाल के पैसे एक्स्ट्रा स्पेयर करके उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर इस तरह का कोई केस उनके साथ हो गया तो उनकी पढ़ाई तो छूट जानी है पहले हफ्ते में ही। जैसे ही पेरेंट्स को पता लगेगा कि इसके खिलाफ कोई केस चल रहा है,
और कोई पुलिस केस तक बात पहुंच गई तो पेरेंट्स तो वहीं परेशान हो जाएंगे, गरीबों के, मजदूरों के, क्योंकि सभी तो अमीर नहीं है जनरल कास्ट वाले, और कुछ ओबीसी तो मुझे लगता है जनरल कास्ट से तो बहुत ज़्यादा हाई फाई लाइफ जी रहे हैं। खैर वो एक असमानता का अलग मुद्दा है। एक और, मैं बड़े दो सेलिब्रिटीज़ हैं, योगेश्वर दत्त और विजेंद्र सिंह, दोनों ही बीजेपी में हैं। एक ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की, एक ने 2024 में ज्वाइन की, दोनों ही ओलंपियन है। और योगेश्वर दत्त ने तो इसका कंपैरिजन यूजीसी बिल का द्रौपदी चीरहरण से उससे भी कर दिया कि भाई उस समय बड़े बड़े शूरमा चुप रहे, जो कि उनकी कायरता थी। तो एक तरह से वो ये कहना चाहते हैं नया यूजीसी बिल जब से आया है तो एक तरह से ये द्रौपदी चीरहरण की तरह जनरल कास्ट के साथ हो रहा है, और इसमें हमें चुप नहीं रहना, आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार उनकी खुद की पार्टी की क्यों ना हो। नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, और मैं तो उनकी प्रशंसा भी करना चाहूँगा कि बहुत ही गिने चुने लोग रहते हैं जो किसी भी राजनीतिक दल में रहते हैं और उनकी सत्ता रहती है। अगर कुछ भी ऐसी बिल आते हैं उनके खिलाफ वो खड़े होते हैं, वहीं पर पता लगता है व्यक्ति किस स्तर का व्यक्ति है। अब और भी कैटेगरी के वहाँ पर हैं, जनरल कैटेगरी के, लेकिन सभी चुप्पी साध कर बैठे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप इस बिल को वापस लो, ये बिल गलत है, इसमें अमेंडमेंट करो आप। जो एक समाज की, एक विद्यार्थी की, एक अध्यापक की, अभिभावकों की जो एक मांगे हैं और जो जायज़ मांगे हैं, जैसा कि अभी जो पूरे देश भर में जो आपने विषय बताया कि भाई झूठा मुकदमा भी दर्ज हो जाता है, तो उस पर भी अगर बाद में पता लगता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो एक संशय, एक डर रहता है। न केवल विद्यार्थियों में ये खाई बनेगी, मैं मानता हूं कि अध्यापक जो पहले गुरुकुल रहते थे, हमारे विद्यार्थियों को डांटा भी जाता था, धमकाया भी जाता था, उनसे पढ़ाई किस तरह से करवानी है, वो एक अलग ही एक रूल्स रेगुलेशन रहते थे। लेकिन जब ये बिल लागू अब जैसे 13 तारीख से हुआ है, अभी एक अध्यापकों के अंदर भी डर रहेगा, कहीं कोई विद्यार्थी किसी वर्ग से हो, मैं भले ही उसके कुछ ना कहूँ, लेकिन अगर उसने मेरे पे आरोप लगा दिया तो उसका कैरियर दांव पर लगेगा। अब एक शिक्षक भी सोच समझकर वो डर के माहौल में विद्यार्थियों को पढ़ाएगा, और जब डर के माहौल में कोई भी शिक्षण संस्थान चलेगा वो रिसर्च नहीं कर पाएगा, वो पढ़ाई नहीं करवा पाएगा, एक भय का माहौल रहेगा। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव जो सरकार ने इन चीज़ों को किया है, मैं तो मानता हूँ, देखिए एक राजनीति अलग चीज़ है और हमारे मुद्दे अलग चीज़ है। फिर भी मैं राजनीति की इसमें थोड़ी बात बताऊँ। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद रहता है हमेशा कि कैसे एक दूसरे को भिड़ाया जाए, चाहे हिंदू मुसलमान का करना हो या फिर किसी जातिगत को आपस में भिड़ाना हो, या एक ही वर्ग में। अभी कुछ ही महीनों पहले आपने देखा होगा डीएससी एससी का मुद्दा हरियाणा में बड़ा ही काफ़ी उजागर हुआ था, लोग सड़कों पर भी आए थे। डीएससी वाले लोग कह रहे थे एससी वालों ने हमारा शोषण कर दिया है। तो अब ओबीसी के साथ अगर शोषण हो जाता है तो वो किसके पास जाएगा, एससी के खिलाफ कैसे कर पाएगा? तो आपने तो पूरा एक क्रीमी जोन अलग निकाल दिया, दूसरा अलग निकाल दिया। तो ये इसमें हमारे संगठन का, आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन का स्पष्ट मानना है कि इसमें संशोधन होना चाहिए और संशोधन होकर इसको लागू करना चाहिए। आज के युग में आवश्यकता भी है, लेकिन एक पारदर्शी तौर पर, किसी के साथ गलत ना हो, अन्याय ना हो और दोषी बचे ना, इस तरीके से ये बिल बनाया जाना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए। जी दीपक भाई, अभी आपने ना चर्चा करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, तो आपस में भाईचारा होता है स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन जब ग्रुप बनते हैं, जब दोस्त बनते हैं, और ख़ास करके दोस्त लड़के भी पढ़ते हैं लड़के भी पढ़ते हैं। अब अगर एक स्वर्ण जाति की लड़की है और अगर उसका किसी ऐसे एससी लड़का है, तो देखो कानाफूसी शुरू हो जाती है उस लड़की तक की बात, और वो उसके साथ ही करने लग जाते हैं कि भाई लड़का तो वो है। देखो, मैं भाईचारा, और अब तक भाईचारा, ये बिल आया और भाईचारा बिगड़ गया। बेचारे देखो, उनके साथ तो गलत तो हुआ ही ना। अगर ये बिल आया है, मैं ओबीसी समाज को एक बार दूर रख लेते हैं, एससी एसटी के साथ गलत तो हुआ ही है ना। तभी उनको बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिलवाई, और उसके बाद अब चीज़ें बदल भी रही हैं, लेकिन ज़रूरत भी बहुत है। वो एक अलग बात है कि उन्हीं की समाज के जो क्रीमी लेयर है, सारा का सारा रिजर्वेशन का बेनिफिट वही उठा जाते हैं।
जो लास्ट मैन जिसको वाकई में रिजर्वेशन की ज़रूरत है उन तक वो फ़ायदा पहुंचने ही नहीं देते। और तरह तरह की बातें हैं, जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, उन्हीं के बेटे बेटियां रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाते हैं, जबकि उनको अब ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत उस गांव वाले को है जो मुश्किल से पूरे महीने में 2, 4, 5 हज़ार रुपये करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है किसी तरह से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये कोई आज का विषय तो है नहीं। कई सालों से एक कुछ समाज हैं जिनके साथ प्रताड़ना हुई है, उन्होंने बहुत सालों तक भुगता है, परेशानी में रहे हैं, समाज का शोषण देखा है उन्होंने। और उस वर्ग को जो आरक्षण मिला है, ये बिल्कुल जायज़ बात है कि भाई जिसको आरक्षण के साथ बेनिफिट मिल गया है और उस परिवार में कुछ अधिकारी भी बन जाते हैं, तो उन्हें खुद ही, देखो सरकार का तो ऐसा कोई रूल है नहीं, लेकिन खुद ही उन परिवार को, उन सामाजिक लोगों को खुद ही उस आरक्षण को छोड़कर जिनको ज़रूरत है उनके लिए आगे बढ़कर इसमें आगे आना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को। डीएससी एससी का यही तो कारण था कि एससी वर्ग के जितने भी चाहे वो किसी भी वर्ग में लगे हों, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप में, जिसमें वो काफ़ी, अगर आप दर देखेंगे तो ज़्यादातर बेनिफिट एससी वर्ग ने ही लिया है डीएससी के मुकाबले में। डीएससी का यही कहना था कि भाई हमारे साथ शोषण किया है एससी वालों ने। तो अब जो ये आपने बीएससी अलग निकाल दिया, ये एससी और एसटी एक साथ हो गए हैं, तो अब आपस में अगर डीएससी के साथ एससी वाला करता है तो कहाँ क्या जाएगा। तो बड़ा ही ओल झोल कर स्पष्टता नहीं है। और इसमें एक और खामी है कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है भाई शोषण किस प्रकार का, किस तरह का शोषण। एक पूरी गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि भाई शोषण के वर्ग में ये चीज़ें आएंगी, इस प्रकार का शोषण होगा तो इसमें वैलिड होगा। अब हर छोटी बात पर अगर ये लगाने लग जाएंगे तो विश्वविद्यालय तो खाली हो जाएगा, और जनरल कैटेगरी का तो कोई पढ़ेगा नहीं। वो पता लगेगा कि भाई विश्वविद्यालय में जाती, तेरा एक झगड़ा होते तू डीबार होना है, तेरा कैरियर स्पॉइल होना है। तो ये एक्सप्लेन होना चाहिए कि भी शोषण किस प्रकार का शोषण आप मान रहे हो, किस हद तक ज़रूरत भी है इस चीज़ की, ज़रूरत भी है, होता भी है, लेकिन उसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि भाई किस प्रकार का शोषण आप मानते हो कि विद्यार्थियों के साथ ऐसा शोषण होता है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में सब भाईचारे से रहते हैं, ये भाईचारा कितना सही है? मैं बता, जो ग्रुप बनते हैं जाटों के अलग ग्रुप बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हाल ही में बता दूं, हमारे छात्र संगठन से ही बता दूं, मैं पदाधिकारियों में एक जनरल कैटेगरी से मैं ही हूं, बाकी एससी, डीएससी और महिलाएं हैं हमारे जो पदाधिकारी हैं। जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, मुश्किल से 5-10% मेरे जनरल कैटेगरी के फ्रेंड होंगे जो हम हमेशा साथ रहते हैं, वो एससी कैटेगरी के मेरे दोस्त हैं, मोस्टली एससी कैटेगरी के दोस्त हैं। तो एक थाली में खाते हैं। नहीं रहता कि कभी एक्ट ना लगवा दें? नहीं, देखो भाईचारे में ऐसी कोई कभी बात नहीं आएगी। वो भी तो एक्ट है, जब वहाँ मिसयूज नहीं हो रहा तो इसमें कैसे? हाँ, इसमें मैं यही बात बताता हूँ, जो मैंने बीच में भी कहा था कि उसको मानसिकता कैसी है व्यक्तियों की। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर कोई किसी के साथ बलात्कार करता है, किसी लड़की के साथ, नाबालिग के साथ या किसी के भी साथ करता है, तो वो वर्ग खराब नहीं है। अब ऐसी कैटेगरी के काफ़ी समझदार लोग भी हैं जिसको पता है कि भाई इसका उपयोग कब करना है, कब नहीं करना है। लेकिन कोई इसका बस अपना एक ब्रह्मास्त्र लेकर बैठ जाए कि ना भाई वो बंदा फंसाना है मेरे को, उसके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र ही है। वो तो जब चाहे, वो तो एक उसने लाइसेंसी जो रिवॉल्वर है ना सरकार ने, वो लाइसेंसी रिवॉल्वर उसके जेब में डाल दी कि भाई जब तेरे को यूज़ करना हो निकाल और यूज़ कर इसको। तो और दूसरे वाला अपने बचाव में कुछ कर ही नहीं सकता, उसको तो बस गोली खानी है। नहीं, अब देखो हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में आप जाट समाज से आते हो और कोई आप लोगों के साथ गलत करता है तो आपके पास खापे भी हैं और आप लोगों के पास ज़मीनें भी हैं, आप लोगों की पुलिस में भी सबसे ज़्यादा इसी समाज से हैं, आईएएस आईपीएस भी आपके समाज से हैं। तो आपके साथ कोई गलत करेगा तो सारा समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा, उस बेचारे के साथ कौन है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ किसी भी वर्ग के साथ ना कोई खापे कुछ कर सकती हैं, ना कोई अधिकारी कुछ कर सकता है। चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, संविधान सबसे ऊपर है। जब संविधान के दायरे में चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, वो मायने नहीं रखता। अगर वो संविधान की अवहेलना करता है, संविधान से अलग होकर रूल तोड़कर जब निकलता है, तो संविधान सबसे ऊपर होता है और संविधान के कटघरे में सबको आना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। दबदबा एक समय पर वो रही हैं, पहले की परंपराएं रही हैं, वो चीज़ें हुई हैं, लेकिन आज के दौर पर जो भाईचारा
दबदबा आज के नहीं है? समाज में नहीं, बिल्कुल भी नहीं दबदबा है, नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। आज के युग में सभी का गांव में अगर आप आपसी, मैं तो कह रहा हूँ कि गाँव में भी दबदबा नहीं है? मैं बताता हूँ, गांव में हम देखते थे, जैसे घर पर आते थे, पहले तो ये जब हम छोटे छोटे थे, वो गेहूं की कटोरी लेकर, और पैसे का इतना चलन नहीं था, तो हर कास्ट के लोग घर पर आते या हम दूसरी कास्ट के लोगों पर, एक भाईचारा, एक वो चीज़ें, वो जो उस समय पर हमने देखी हैं, वो बड़ी ही अलग चीज़ें थी। एक प्रेम था सभी लोगों में, भाईचारे में। लेकिन जैसे ही जैसे शिक्षित हो रहे हैं और कोई क्रूर मानसिकता वाले लोग समाज के बढ़ते जा रहे हैं, वो बस ये देखते कि भाई जातिगत भेदभाव कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इनको आपस में भिड़ाया जाए, कैसे इनको लड़ाया जाए। लेकिन जातिवादी तो आम है, हम सभी जातिवादी तो हैं ही। देखिए, ये कभी छिपने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये जो जिस धर्म में पैदा हुआ है, जिस जाति में पैदा हुआ है, वो उसी धर्म में रहेगा, उसी जाति तो ये बिल है, जाना है उसको, इसीलिए तो ये बिल है। तो हम मना कहाँ कर रहे हैं? और ये भी संविधान के हिसाब से है। बिल आए नहीं, संविधान में तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अमेंडमेंट करना पड़ता है, जो गलत होती है। समय की परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं। अब आप 3 तलाक वाला देख लो, नकाब वाला देख लो, कुछ स्त्री प्रथा वाला देख लो, क्या वो नहीं थी? हमारी परंपराएं, हमारे संविधान में क्या वो चीज़ें नहीं थी? लेकिन समय के अनुरूप हमें बदलना पड़ता है, अपनी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। आवश्यकता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कुछ जगह या कुछ अशरारती मानसिक तत्वों की वजह से किसी समाज के, किसी पिछड़े वर्ग के, दलित या दबे कुचले वर्ग के लोगों को शोषण करना पड़ता है। लेकिन उसका समाधान भी जेन्युइन तरीके से होना चाहिए, पक्षपात तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपने इलाके की कर लूँ, आप, कोई दबदबा नहीं है यहाँ पर। सभी, कोई किसान परिवार से आता है, कोई मजदूर परिवार से आता है, यहाँ कोई टाटा बिरला अंबानी के बच्चे नहीं पढ़ने आते शिक्षण संस्थानों में। लेकिन एक जाति का दम तो है। नहीं, जाति का दम देखिए, नहीं, ऐसा कोई जाति का दम नहीं है। सभी भाईचारे में रहते हैं, सभी एक साथ रहते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं। विश्वविद्यालय में जो भाईचारा और जो प्रेम विद्यार्थियों का है, मैं ये मानता हूँ कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर कोई जातिगत ऐसी चीज़ें विद्यार्थियों में तो निकल कर नहीं आती हैं। कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा, आज तक तो मैंने 6-7 साल विश्वविद्यालय में, 12-13 साल शिक्षण संस्थानों में रहते हो गए हैं, लेकिन कोई जातिगत ऐसी लड़ाई मैंने कि भाई वो उस वर्ग का है और एक गुट बन गए आपस में, वर्ग का वर्ग से झगड़ा। हाँ, गुटों का आपसी में जो भाईचारा होगा उसमें सारे वर्ग इंक्लूड होंगे, उनका आपसी में झगड़ा हो जाएगा, लेकिन एक वर्ग का वर्ग के साथ ऐसा झगड़ा हमने नहीं देखा है। पता नहीं दीपक भाई, हम भी रोहतक से संबंध रखते हैं, एमडी यूनिवर्सिटी, रोज़ एक चक्कर तो हमारा भी लग जाता है, 2-4 लोग हमें भी जानते हैं। हमारी रीडिंग चलो हो सकता है कि कुछ और हो। देखो, एक बात है, जो जनरल कास्ट से आता है वो अपनी जाति छिपाने में, मतलब वो कभी उसको जाति छिपानी नहीं पड़ती है। लेकिन जो भाई SC ST एक्ट से आता है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो कभी जाति की बात करते ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और हम कभी अनकंफर्टेबल नहीं होते। हम बड़े बड़े खुले तौर पे अपना कास्ट, जो सरनेम हमारा, वो लगाते हैं, वो बताते हैं हमारे पास कितना क्या है, ये बताते हैं। लेकिन ये एक सच्चाई तो है कि उन परिवारों से आने वाले बच्चों को अपनी जाति छिपानी पड़ती है। शायद ये जो इक्विटी ऑफ, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन है, कहीं ना कहीं इंटेंट तो यही है कि वो एड्रेस उसको किया जा सके। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि जो जनरल कैटेगरी से विद्यार्थी आते हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनको आप कहाँ पर देखेंगे? वो EWS कैटेगरी है? नहीं, EWS कैटेगरी है, लेकिन EWS कैटेगरी से क्षमता से बाहर चले जाते हैं। EWS कैटेगरी में तो 3 लाख तक का वो दिया है, लेकिन सरकार ने तो आज EWS में मुश्किल से 8-7% ही लोग हरियाणा में हैं, और वो भी सभी वर्गों में, केवल जाटों में नहीं, सभी वर्गों को मिलाकर EWS में है। तो बाकी काफ़ी ऐसे परिवार हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, परिवार में कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक मध्यम से किसान परिवार से हैं, उनके साथ शोषण होता है, तो वो भी तो एक उसी स्थिति में आते हैं। ये मैं बिल्कुल सत्य है, इस बात का कोई इनकार नहीं करता कि शोषण नहीं होते। जहाँ तक ये बात है तो बहुत ही कम ऐसा रहा होगा, आज के समय में तो बहुत कम रहता है कि भाई जातियाँ छुपानी पड़ती है। हमारी तो दोस्ती हो जाती है, हमें पता भी नहीं रहता कि भाई किस जाति का है। हमें तो कभी शादी में जाकर जब मिलते हैं तब पता लगता है कि भाई इस जाति का ये साथी है, नहीं तो, क्योंकि आप अपर कास्ट, 1 कास्ट है ना, तो आपको वो चीज़ महसूस नहीं होती, उन लोगों को वो महसूस होती है, क्योंकि उनके साथ वैसा ट्रीटमेंट हुआ है। हमें क्यों महसूस होगी भाई? आज के दिन अगर आप पुरुष हो, जाट समाज में हो, हरियाणा से हो, 2-4 किले भी आए हैं, तो मुझे लगता है कि आप राजा तो पैदा हुए हो। नहीं, वो राजा वाली आज के स्थान, आज की स्थिति देखते हुए मैं समझ गया, सरकारी नौकरी मिले, वो किले विले, वो चीजें पहले थी, वो परंपराएं थी। आज के समय पे सभी इक्वल हो चुके हैं, ऐसी चीजें नहीं है। स्थिति ये है आज के दिन में
शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालय में सरकार को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें भाईचारा, प्रेम बढ़े और शिक्षण संस्थान रिसर्च की तरफ दौड़े। तो उन लोगों को भाग दे दो, बढ़ जाएगा। रिसर्च की जगह आप जातिगत खाई में अगर उनको धकेलोगे, शिक्षकों को में भय का माहौल पैदा करोगे, विद्यार्थियों में एक खाई उत्पन्न करोगे। ये बिल आने के बाद जरूर, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ विश्वविद्यालयों में कि हम जाति पूछकर दोस्ती करते हैं। अगर ये लागू हो जाता है और इसके हम साइड इफेक्ट कुछ ही महीनों बाद जब देखना शुरू होंगे, तो ये जरूर गारंटी है विश्वविद्यालय में कोई भी विद्यार्थी एंट्री करेगा, जिसके साथ दोस्ती करेगा, पहले ही उसकी जाति पूछेगा, भाई जाति कौन सी है, कहीं कल को इसके साथ झगड़ा हो जाए और ये मेरे को फंसा ना दे। इसके बाद जरूर जाति पूछने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ हमारी आदतें खराब हैं, हर किसी को उसकी जाति के नाम से बोलना या उसको जाति से आइडेंटिफाई करना। वो आदतें सुधर भी तो सकती है ना, कि भाई अब कुछ पंगा नहीं करना, अपना जुबान पे कंट्रोल रखो और सबको समानता से ट्रीट करो। उसका रिएक्शन ये भी तो हो सकता है। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि किसी भी समाज, कोई भी पूरा एक समाज खराब नहीं होता, कोई भी एक समुदाय खराब नहीं होता। कुछ शरारती तत्व होते हैं जिनकी वजह से ऐसे बिल भी आते हैं, जिनकी वजह से कानून भी बनते हैं। उन शरारती, लेकिन रोहित वेमुला वाला केस तो हाँ, कोई नहीं, बिल्कुल, मैं फिर वही कह रहा ना कि कुछ शरारती, रोहित वेमुला की वजह से ही ये बिल आया और बिल्कुल ये होना भी चाहिए। ऐसे जो दलित हैं, दबे हुए लोग हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनते, उनके साथ कानून भी खड़ा होना चाहिए। लेकिन इसका दुरुपयोग करने वाले कितने, अभी मैंने आपको NCRB का जो आंकड़ा बताया है, 10-12%, जब 57,000 केस है उसमें से 10-12% जिन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके साथ क्या आपा बीती होगी। आप ये देखें ना कि कितना दुरुपयोग हो रहा है। 35% जो रिजल्ट आता है, 100 केसों में से 35 मुकदमों में सजा होती है, बाकी के 65% झूठे केस निकल जाते हैं बाद में। तो उन पर क्या स्थिति गुजरती होगी। वो तो सज़ा भी भोग लेते हैं, जुर्माना भी देते हैं, सलाखों के पीछे भी जाते हैं, एक सामाजिक तौर पर भी उनका शोषण हो जाता है, एक पहचान बन जाती है कि भाई ये इस तरीके का लोग है। उसकी आपूर्ति कैसे होगी। तो हमारा यही मानना है कि आज के दौर में देखते हुए बिल की ज़रूरत भी है, उन लोगों को संरक्षण भी मिलना चाहिए, लेकिन कोई झूठा आरोप लगाए, कोई झूठा मुकदमा लगाए, बिना किसी सबूतों के, बिना किसी प्रथम दृष्टि की जांच के सीधा उसको दोषी मान लेना, ये उचित नहीं है। सवर्ण जाति के लोगों को भी इंक्लूड करना चाहिए इसमें, या सरकार को। तो फिर किसके खिलाफ होगा? सरकार को नहीं, कमेटी में, जांच विषय कमेटी में होगा ना। अब आप आरोप लगाने वाला भी एक व्यक्ति हो गया जो दलित समाज से है, और उसको सुनने वाला भी उसी समाज से होगा, सजा देने वाला भी उसी समाज से होगा। वाइस चांसलर गठित करेगा ना। आप ये बताइए कितने ऐसे वाइस चांसलर्स हैं? बहुत कम परसेंटेज हैं जो SC ST OBC से आते हैं, ज्यादातर तो जनरल कास्ट से ही तो होते हैं। नहीं, फिर वाइस चांसलर के हाथ में कुछ रह नहीं जाएगा जब वो कमेटी, जो 5 सदस्यीय कमेटी, जो लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, विकलांगता के आधार पर जो कमेटी गठित होगी, जो डिसीजन वो कहेंगे कि हाँ भाई प्रथम दृष्टि में देखने पर ये दोषी पाया गया है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जो भी यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन होंगे उनके अकॉर्डिंग इसको सजा दी जाए। और अगर मामला थोड़ा बड़ा है तो वो कोर्ट में कानूनी रूप में भी उसको 5 महीने से लेकर 5 साल तक की भी सज़ा हो सकती है। तो जब ये उसमें जाएगा, कमेटी में जाएगा और कमेटी डिसीजन देगा, तो कुलपति उसको इग्नोर नहीं कर सकता, उसको मना नहीं कर सकता। ये भी कहा गया है अगर कोई शिक्षण संस्थान इन रूलों की पालना नहीं करती, चाहे वो वाइस चांसलर, चाहे किसी भी समाज से हो, अगर कोई प्रथम दृष्टि में ये देखा जाता है, जांच में पाया जाता है कि हाँ भाई ये दोषी है, तो वाइस चांसलर के हाथ में भी कुछ नहीं है, वो भी उसको बचा नहीं सकता, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उसको उस कमेटी की बात माननी पड़ेगी। अगर वहाँ भी उसकी बात नहीं मानता तो लोकपाल है, इसके बाद भी लोकपाल के पास जाने का 1 महीने का अवसर प्रदान किया गया है, तो उसके पास जाकर भी वो करेगा। और अगर कोई शिक्षण संस्थान इन रूलों की पालना नहीं करती तो UGC उसकी मान्यता भी रद्द करेगी, उसकी जो ग्रांट है, ग्रांट भी बंद कर देगी। तो शिक्षण संस्थानों को तो डर रहेगा। वैसे UGC ने ग्रांट तो, मतलब यूनिवर्सिटी की ग्रांट तो वैसे ही बंद है सरकार। खैर, ये थे हमारे साथ दीपक धनखड़, स्टेट प्रेसिडेंट ASAP हरियाणा। और देखो, हमने कोशिश ये की है कि सारे सवालों को कवर करने की। ऐसा नहीं है कि पत्रकार भी, मतलब लोग भी कमेंट करते हैं भाई पत्रकार भी जनरल कास्ट से, गेस्ट भी जनरल कास्ट से, और बात कर रहे हैं उसकी। हमने कोशिश की है कि सारे सवाल
पूछे जाएं और उनके जवाब भी ईमानदारी से गेस्ट हमारे जो है वो दें। हो सकता है कि आपके डिफरेंसेस हों तो वो आप कमेंट करके बताएं, हो सकता है कि आपके सपोर्ट भी हों कि जो बात जेन्युइन उठाई गई है इस बिल में कुछ त्रुटियां हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी यूजीसी बिल 2026 पर आपका कुछ अगर सवाल है वो भी आप कमेंट पे डाल सकते हैं। तो दीपक भाई आपने समय दिया और काफ़ी सारी बातें आपने बताई, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।